हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली बार हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो उसमें हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप याद करेंगे तो मैंने कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो आज देखते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट के बारे में। देखिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब उसमें अगर मैंने कोई, हमको याद था कि एक इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिवली चार्ज एक आयन है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण अगर मान लीजिए कि कोई और एक चार्ज है जिसके पास एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप किया हुआ है, अब ये दोनों चार्जेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेंगे। ठीक है। तो अब ये फोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, ये या तो रिपल्शन हो सकते हैं या सो अट्रैक्शन हो सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि मैंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। अब आपको याद होगा उसका डेफिनेशन क्या था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और अपने न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा लूजली अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही कोई और फील्ड आती है या कोई और एटम आता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने एक कोई भी फील्ड या फोर्स लिया जिससे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने लग जाऊं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विथ पर्टिकुलर स्पीड, तो उस डायरेक्शन और उस स्पीड के कारण होगा ये कि हमें फील होगा कि करंट फ्लो हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं जाऊं डेफिनेशन में तो उसमें क्या है करंट का डेफिनेशन। करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो। अगर मैं इस डेफिनेशन को लिखूं तो करंट का डेफिनेशन, तो current is the rate of change of charge flow with respect to time। ठीक है। तो ये होता है हमारा करंट का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट थिंग, इसी से मैं बोल सकता हूं कि आपको याद होगा कि हम जो कांस्टेंट चार्जेस थे उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते थे और जो टाइम वेरिंग चार्ज थे उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते थे। तो करंट का डेफिनेशन हमारे पास आएगा, अगर चार्जेस कांस्टेंट है उस केस में I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज। हमारा यहां पे क्यू क्या है, क्यू है चार्ज इन कूलम्स। आपको याद होगा कि चार्ज कूलम्स में मेजर होता है। ठीक है। और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है। तो अब ये हुआ क्या, अगर ये कूलम में है और ये सेकेंड में है तो हमारा करंट जो आएगा वो होता है, ये आई है करंट और इसका यूनिट होता है करंट इन एम्पियर्स। एम्पियर्स होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट में। और अगर हम बोलें यहीं से कि एम्पियर किसके इक्वल होगा, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये तो चलो फिक्स था, क्यू क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो हो रहा है। अगर मैं टाइम वेयरिंग चार्ज लूं, ठीक है, अगर मैं टाइम वेयरिंग चार्ज लूं तो करंट क्या होगा, करंट होगा डी क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू यूज करेंगे हम टाइम वेयरिंग चार्ज के लिए, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है। ये क्या है, टाइम वेयरिंग चार्ज है और ये विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब कि चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला।
नेक्स्ट थिंग, अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ करंट में कि करंट्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ करंट। आप यहीं से देख सकते हैं कि एक तो ये फिक्स्ड करंट हो गया कि अगर फिक्स्ड चार्ज फ्लो हो रहे हैं फिक्स्ड टाइम में तो फिक्स्ड करंट फ्लो होगा जो कि कैपिटल आई से डिनोट होगा। अगर टाइम वेयरिंग चार्ज है और हम लोग उस केस में टाइम वेयरिंग करंट फ्लो होगा जो कि स्मॉल आई से डिनोट किया जाएगा। अब वैसे ही अगर मैं बोलूं कि करंट कितने टाइप के होंगे, एक जो होगा पहला डीसी करंट, ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूं ये होगा डीसी करंट। क्या उसका डेफिनेशन होगा करंट विच इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वक्त के साथ उस करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि मैं अगर उसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगा, अगर ये टाइम है एक्स एक्सिस में इन सेकेंड्स और ये करंट है आई, तो उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी जो वक्त के साथ कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये होती है डीसी करंट। ठीक है, अब इस करंट का एप्लीकेशन अगर मैं देखूं कहां कहां होता है, एप्लीकेशन डीसी करंट का, तो डीसी करंट का हम एप्लीकेशन कहां कहां देख सकते हैं। पहला है चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तीसरा आर्क वेल्डिंग और चौथा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे केसेस में हमारा क्या होगा, डीसी करंट का एप्लीकेशन है ये सारे, ये सब में डीसी करंट यूज होंगे। चार्जिंग हमेशा, बैटरी की चार्जिंग हमेशा डीसी करंट से होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, वैसे ही हमारा जो टाइम वेयरिंग करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसी करंट। तो एसी करंट का अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो वो क्या होगा, करंट विच वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कैसे वेरी होता है, वो होता है साइनोसॉइडली वेरी करता है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा एसी करंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, करंट विच वेरीज साइनोसॉइडली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा एसी करंट। अब साइनोसॉइडली करंट कैसे, मतलब साइन कर्व रहेगा उसका, मतलब कि ये टाइम है अगर, और इसको मैं याद रखिएगा स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा करंट ऐसे, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल आई मैक्स, और ये उसकी मिनिमम वैल्यू, माइनस आई मैक्स, ठीक है। तो यहां पे हमने डीसी करंट देख लिया, अब ये एसी करंट है। सिमिलरली डीसी करंट की तरह इस करंट्स का भी एप्लीकेशन होता है, और ये करंट एप्लीकेशन हम सबको पता है कि हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, मतलब जितना भी हमारे घर में अप्लायंसेस चल रहा है वो किससे चलता है, एसी करंट से। मतलब कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है, वहां पे हमारा एसी करंट फ्लो होता है। यहां तक हमने सीखा, हमने
करंट का डेफिनेशन देखा कि करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर्स, और एम्पियर्स किसके इक्वल होता है, कूलम्स पर सेकंड के इक्वल होता है। और यहां पे हमने टाइप्स ऑफ करंट देखा, उनके एप्लीकेशन देखा। अब नेक्स्ट थिंग होगा, एक चलो फन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पिछली बार याद होगा कि एक कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, एक कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत होते हैं, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि एक कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि से एक कूलम ऑफ चार्ज या तो फिर 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल से फ्लो करेंगे तो 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर उस 1 एम्पियर को आप छू देते हैं तो हो सकता है कि आपको परमानेंट बर्न्स या आपकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज और 6.28 into 10 to the power 18 electrons flows through a cross section of material in 1 second, it produces a current of 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर के करंट फ्लो करने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड से फ्लो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होगा, स्पीड ऑफ करंट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट की। आपको याद होगा कि हम बचपन में ही पढ़े थे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट्स, ठीक है। एक सर्किट लेता हूं मैं पहले। तो अगर वो सर्किट लूं मैं, सपोज ये क्या है हमारा बैटरी, एक बैटरी, और यहां पे मैंने एक सर्किट ले लिया, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब आपको याद होगा कि हमारा जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिवली चार्ज था। अब इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होगी, उसके कारण दूसरे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगी। वैसे ही जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो सेम पोलैरिटी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल करेगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां से निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ई माइनस, याद होगा आपको, हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अगर ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा वो हमको दिखेगा, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखेगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्लो, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट थिंग, अब ये तो चलो डायरेक्शन होगी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको जो क्लियर करवाना चाह रहा था वो है, अगर मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये एक एलिमेंट है, और मैं अगर बोलूं कि इस तरफ से ए से बी तक एक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, और अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं बी से ए, तो मुझे दिखेगा, मान लीजिए उस करंट का नाम है, उस करंट का नाम है I2 ले लेते हैं, ठीक है, A टू B I1 फ्लो हो रहा है, B टू A क्या हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। तो हमको देखने को यह मिलेगा कि जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होंगे दोनों I1 और I2 के, वो इक्वल होंगे, बट जो पोलैरिटी होगा वो नेगेटिव अपोजिट होगा। मतलब कि क्या, कि अगर मैं लूं I1 और I2 का मैग्नीट्यूड, ये है उन लोग का मैग्नीट्यूड, ये सेम होगा, पर ये याद रखिएगा कि ये एक सिंपल सा एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कि क्या है, ये एक रेसिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या फिर इंडक्टर हो सकता है। हमारा फोकस इसमें नहीं है, हमारा फोकस इधर है, करंट्स के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इन दोनों के करंट्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, पर जो उन लोग का पोलैरिटी होगा I1 इज इक्वल टू माइनस I2, या तो फिर I2 इज इक्वल टू माइनस I1। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए I1 करंट 10 एम्पियर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि यहां A से B तक प्लस 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, दैट इज प्लस 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, प्लस बोलूं या ना बोलूं, अगर सिर्फ 10 एम्पियर भी बोल रहा हूं तो उसका मतलब प्लस ही है, ठीक है, 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पर आप देख के इधर से बोलेंगे कि B टू A सर, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो B टू A करंट है वो क्या है, माइनस 10 एम्पियर्स है। तो दोनों का मतलब यही डिनोट करेगा कि वो 10 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, वो भी कहां से कहां तक, A से B तक। तो समझाने का मतलब ये था कि अगर कभी भी आप फ्यूचर में माइनस साइन देखते हैं करंट के सामने, तो ये मत समझिएगा कि करंट नेगेटिव हो गया, करंट कभी नेगेटिव नहीं होगा। हम जो माइनस साइन यूज करते हैं वो सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को बता सके कि उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है क्या। मान लीजिए एक्चुअल डायरेक्शन है A टू B 10 एम्पियर, ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि B टू A माइनस 10 एम्पियर है, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है A टू B 10 एम्पियर ही, ठीक है। अगर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक एलिमेंट है जहां इधर से इधर तक B टू A तक 5 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि A टू B तक माइनस 5 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है। तो आगे कभी भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इस नोड से उस नोड तक माइनस 5 एम्पियर कैसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव करंट क्या होता है, ठीक है। वो आपका माइनस साइन जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन को डिनोट करता है। सो माइनस साइन before a current only denotes current is used to denote its direction only, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था कि हमारा, ये आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया कि A टू B का डायरेक्शन एक्चुअल में 10 एम्पियर था। जैसे कि एग्जांपल भी लिख देता हूं आपको कि एग्जांपल A टू B अगर 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उसको अगर मैं लिखूंगा कि B टू A माइनस 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों चीजें इक्वल ही होंगी, ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल ही होंगी, क्योंकि हमको यही पता चलेगा कि A टू B 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है।
ये तो हो गया, हमने अब क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, टाइप्स देख लिए करंट के, उनके एप्लीकेशंस देख लिए। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कुछ फन फैक्ट देखे और डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी हमने जो उसका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया। अब लास्ट थिंग हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने जो अगर हम ये इफेक्ट्स ऑफ करंट अभी से डिस्कस कर लेते हैं तो आपको बाकी के चैप्टर्स में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि आपको पता रहेगा कि करंट से ये सारे फिनोमिनास या ये सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं और इन सारे इफेक्ट्स का हमें एप्लीकेशन कहां कहां मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं लिखता हूं इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो पहला इफेक्ट जो रहेगा हमारा है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सेकेंड केमिकल इफेक्ट, चलो मैग्नेटिक इफेक्ट पहले ले लेते हैं। उसका भी एप्लीकेशंस देखेंगे। थर्ड है केमिकल इफेक्ट, उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। एंड फोर्थ इज रे इफेक्ट, उसका भी एप्लीकेशंस। तो चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला था हमारा हीटिंग इफेक्ट। किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो होता है तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करे फ्लो ऑफ चार्जेस को या हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण कि अपोज करने के फ्लो ऑफ करंट को, उससे क्या होता है हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी करंट कोई भी मटेरियल में या मेटल में फ्लो होता है तो वो मेटल हीट अप हो जाता है, उसके कारण हमको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और इस हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हम कहां कहां देख सकते हैं, हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं हीटिंग रॉड, जो घर में हम पहले पानी गर्म करने के लिए यूज करते थे, हीटिंग रॉड। दूसरा हीटर में भी देखने को मिलता है। तीसरा इलेक्ट्रिक आयरन, जिसमें हम प्रेस करते हैं कपड़ों को। ठीक है, तो आयरन लिख सकता हूं मैं, हीटिंग आयरन। तो यहां सब में हमें करंट का हीटिंग फिनोमेना, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आपको याद होगा कि चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होता है, वैसे ही जब करंट किसी भी मेटल में फ्लो या कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहिए तो किसी भी कंडक्टर को अगर हम वाउंड करें एक कॉपर वायर से और उसमें करंट फ्लो करवाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि जब भी उसको आयन के पास लेके जाएं तो आयन्स अट्रैक्ट होंगे, तो वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट करेगा। तो इसका एप्लीकेशन हम कहां कहां देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हम पढ़े हैं मोटर्स एंड जनरेटर्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केमिकल इफेक्ट। अगर एक कंडक्टिंग लिक्विड है, ठीक है, वो कंडक्टिंग लिक्विड को हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए कि वो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड की जैसा होता है। अब वो कंपाउंड जो होता है वो आप फर्स्ट क्लास में ही पढ़े होंगे कि वो कंपाउंड होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब भी वो करंट उस कंडक्टिंग लिक्विड से पास होगा तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ जो एलिमेंट्स थे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब कि वो ब्रेक हो जाएंगे उनके सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में। ठीक है, तो यहां पे हमको केमिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है करंट फ्लो करने से किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड में जो डिकम्पोज हो जा रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। तो ये फिनोमेना में कहां देखने को मिलता है, बैटरीज पे। ठीक है, बैटरीज पे
जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, ये हो गया। अब रे इफेक्ट, किसी भी वैक्यूम ट्यूब में अगर आप एक करंट फ्लो करवाएंगे तो उससे होता क्या, और वो भी वो करंट कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज करंट अगर आप फ्लो करवाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ स्पेशल टाइप की रेज मिल रही है हमें, जो कि किसको उसका नाम दिया जाता है हमें एक्सरेज। और आपको पता है कि एक्सरेज कहां यूज होते हैं, इन मेडिकल साइंस में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट को किसी भी वैक्यूम ट्यूब से पास करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें स्पेशल रेज देखने को मिलती है, जो कि जिसे हम एक्सरेज बोलते हैं, और उसका यूज होता है हमारा मेडिकल साइंस में। अभी दो इफेक्ट्स और देखने को हमको बाकी है, और वो दो इफेक्ट है हमारे, पहला फिफ्थ पॉइंट हमारा गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, और सिक्स्थ पॉइंट है शॉक इफेक्ट, ठीक है। तो उन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। अब आपको ये वर्ड याद आ रहा होगा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही डील किया था। होता क्या है कि मान लीजिए मर्क्यूरी वेपर गैस है या सोडियम वेपर गैस है, अब उसमें से अगर मैं करंट पास करवाता हूं तो होता यह है कि वो गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। अब आप अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखे होंगे तो उसमें मैंने आयोनाइजेशन का मतलब समझाया था। आयोनाइजेशन मतलब कुछ नहीं, वो एक प्रोसेस होता है जिससे एक न्यूट्रल चार्ज, एक कंप्लीटली अनचार्ज एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके एक चार्ज आयोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो वो और कुछ नहीं, बस यही है। तो जब जैसे ही करंट पास होगा एक सोडियम वेपर गैस से मर्क्यूरी वेपर गैस से, तो वो गैसेस आयोनाइज हो जाएंगे, वो उसे बोलते हैं हम गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो उसका अगर एप्लीकेशन डिस्कस करें तो वो हमको देखने को मिलेगा। अगर आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो आप काफी बार सुनेंगे कि हमारा जो मीडियम हो रहा था वो आयोनाइज हो जा रहा था, ठीक है। तो वो हमें पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में देखने को मिल जाएगा ये टर्म। और नेक्स्ट थिंग हमारा जो रहेगा लाइटनिंग स्ट्राइक्स में, आपको पता होगा कि करंट जब लाइटनिंग होती है, हैवी लाइटनिंग होती है, तो उसमें जो मीडियम होता है वो काफी ज्यादा आयोनाइज हो जाता है, एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है अर्थ और स्काई के बीच में, तो उसके कारण लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हमें हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक्स में ये गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। लास्ट इफेक्ट अब आता है हमारा सिक्स्थ, शॉक। ठीक है, शॉक इफेक्ट। आपको सबको पता होगा कि करंट वायर को कभी भी छूने से हमें शॉक मिलता है। जो मैंने अभी आपको फन फैक्ट में भी एक पॉइंट बताया था, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम को बनाते हैं, और अगर वो एक कूलम एक सेकंड में फ्लो होगा तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा, और उस 1 एम्पियर करंट को अगर हम छूते हैं तो हमारी डेथ या परमानेंट बर्न्स भी हो सकते हैं। वैसे ही शॉक इफेक्ट में भी वही होता है कि किसी भी करंट या कंडक्टिंग मटेरियल को अगर आप टच करते हैं अनप्रोटेक्टेडली तो आपको शॉक देखने को मिल सकता है। अब इसका एप्लीकेशन कहां, इसका एप्लीकेशन होता है used to give shocks to mental patients। आपने काफी बार मूवीज
में देखा होगा मेंटल पेशेंट को शॉक देते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसी शॉक इफेक्ट में अगर हम और डिस्कस करें कि मान लीजिए 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होता है और अगर आप इसको छू देते हैं 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक टिंगलिंग इफेक्ट फील होगा, टिंगलिंग, गुदगुदी टाइप का। ठीक है, टिंगलिंग इफेक्ट। मान आपको याद होगा कि हमारे टाइम पे हम जब स्कूल से आते थे तो कोई बोलता था कि च्युइंगम खाएगा क्या, और उस च्युइंगम को खींचने से हमें झटका लगता था। तो वो जो छोटा सा एकदम काफी छोटा सा डिवाइस आता था उसमें 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होता था और हमको जो झटका लगता था कि वो टिंगलिंग इफेक्ट था, वो काफी कम करंट से ही हमको फील हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 मिली एम्पियर अगर आपको होता है तो 15 मिली एम्पियर में आप देख सकते हैं कि आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि शरीर आपका अकड़ जाएगा 15 मिली एम्पियर ऑफ करंट ही अगर आपके में फ्लो होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर 300 मिली एम्पियर 300 मिली एम्पियर ऑफ करंट अगर फ्लो होता है तो कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस हैं, मतलब कि दिल की धड़कनें रुक सकती है आपकी अगर 300 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होता है। और अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होता है जो कि मैंने आपको बताया, तो परमानेंट बर्न्स या तो फिर डेथ भी हो सकता है सिर्फ 1 एम्पियर ऑफ करंट को टच करने से। तो यहां पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पूरा कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखा और फॉर्मूला डिस्कस किए, उसके यूनिट्स डिस्कस किए और उसके बाद हमने डायरेक्शंस के ऊपर बात किया, टाइप ऑफ करंट्स के बारे में बात किया और लास्ट में हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो अब आइए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट के ऊपर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।